हेलो फ्रेंड्स, द गार्डन ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन शुरू करेंगे और हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे इसकी। और इसकी पढ़ने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप लूसेंट पढ़ें, साथ में आपके अगर कोई और नोट्स है या कोई अदर एडवांस बुक है उसको आप पढ़ें और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप मेरे चैनल पर जा करके और लूसेंट के वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने लाइन टू लाइन याद कराया है, वो भी ट्रिक के थ्रू, कि जिससे आपको याद हो सके कैसे भी करके। और उसके बाद में फिर आप उस वीडियो को देखने के बाद आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले इसके नोट्स पढ़ लें और नोट्स पढ़ने के साथ में आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। और इसको आप मेरे चैनल पे फॉलो करते रहेंगे तो ये मैं पूरा आपका घटना चक्र वगैरह कंप्लीट कराऊंगी सारी। तो लाइन बाय लाइन पढ़ के और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे साथ में। तो मेरी अब तक की गवर्नमेंट जॉब में जो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ उसकी स्ट्रेटजी रही है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट जॉब के थ्रू और बाकी लोगों से मैं जिनसे भी मिली जॉब के थ्रू, सबसे मैंने स्ट्रेटजी का डिस्कस किया और बाकी पेपर एनालिसिस किया। तो उसमें मैंने ये देखा है कि अगर आप लूसेंट और घटना चक्र पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जीएस की कोई लिमिट नहीं है, जैसे बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरह जीएस का हाल है। तो आप इन दोनों को तो पढ़ें ही पढ़ें, उसके बाद आप जो कोई भी एडवांस बुक या आप किसी कोचिंग की नोट जो भी पढ़ना चाहें वो आप पढ़ें, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन इन दोनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो आप हमारे चैनल पे जा करके एक बार देखिए लूसेंट में मैंने कैसे लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड को याद कराया है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 2-3 महीने उस वीडियोज़ को, पर डे के वीडियोज़ को फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा जीएस में और बेसिक क्वेश्चन आपके कोई भी गलत नहीं होंगे अगर आपने ईमानदारी से काम कर लिया तो। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम लूसेंट में। मैंने स्टार्ट किया है आधुनिक भारत से, जिसमें मुगल साम्राज्य का विघटन से उसमें दिया हुआ है, जिसको उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो क्वेश्चन भी हम वहीं से शुरू करेंगे और ये टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। नोट सेम है, यही थीम उसमें भी है और यही टॉपिक्स इसमें भी हैं। उत्तर मुगल साम्राज्य की बात हो रही है। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 23 वर्षीय पुत्र उनके शाह आलम, जिसको मुअज्जम, इन्होंने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। 1707 से 12 तक इन्होंने शासन किया और खफी खां ने इनको शाही बेखबर की उपाधि दी थी। तो ये सारी ट्रिक मैंने उसमें बता रखी है कि आप इसको कैसे याद करेंगे। बहादुर शाह को शाही बेखबर कहते हैं। तो ये आपको अब मैं इसमें नहीं बताऊंगी बार बार, वरना वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आप उस लूसेंट वाली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद इसको मैं बस एक बार रिवाइज कराने के लिए इसको नोट्स को पढ़ दे रही हूँ ताकि कुछ छूटे ना, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन के कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। ठीक है, उसे तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हो गया और 1713 में हत्या कर दी गई। 1717 का मैंने बताया आपको, उसमें भी ट्रिक बताइए कि फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया और इसमें तो थोड़ा ही दिया हुआ है, उसमें और डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन आया था वहां पे और क्या क्या था। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह, जो इसी को रंगीला भी बोलते थे, 1719 से 48 तक था। इनके काल में ही नादिर शाह ने आक्रमण किया था जो और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। बाकी आप बताएंगे कि नादिर शाह, इनके मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे और क्या हुआ था, कोई मराठा पेशवा संबंधित है इनसे, ये आप कमेंट में बताएंगे। समकालीन लेखक आनंद रास मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई अशरफियाँ और आदि चीज़ें, साथ में कोहिनूर तथा तख्त ताऊस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्ध को देखने में व्यतीत करता था। उनकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा, इन सब के कारण ही, मतलब कुल मिला के ये सब ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कि रंगीला कहा जाता था इनको, इनकी गतिविधियों के कारण और इंटरेस्ट के कारण। और उनके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित था। ठीक है, इसमें कुछ जब जो उनका स्वभाव ऐसा था तो ये सब चीज़ें सामान्य थी उनके लिए। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उनका वास्तविक नाम अली गौहर था और इसमें एक शासक का नाम नहीं दिया है, आलमगीर। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और फिर शाह आलम द्वितीय बने। इनके टाइम पे बक्सर का युद्ध हुआ एक तो, और दूसरा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है, उसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1803 में। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर 37 से 57 तक थे। इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई है उसमें, मैं बार बार आपसे इसलिए फोर्स कर रही हूँ कि आप एक बार जाकर के वो वीडियो देखिए, आपको खुद फायदा लगेगा। आपको लगेगा कि हिस्ट्री इतना लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड कभी नहीं याद हुआ आपको,
जिस तरह से उसमें मैंने कराया है, और ये ऐसा नहीं कि मैंने कराया है इसलिए है, आप उसमें टाइम देंगे, रिवाइज करेंगे, आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एक बार आप देखिए, आपको खुद लगेगा कि अब तक ये पढ़ा क्यों नहीं था। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, हाँ ठीक है, अंग्रेजों का दिल्ली पे 1803 में अधिकार हो गया, तो उसके बाद इनका साम्राज्य रह ही कहाँ गया, तो ये फिर क्या हो गया, बिना साम्राज्य के सम्राट हो गए। और ये कहाँ, रंगून भेज दिए गए थे बाद में। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उनके शिक्षक थे। आपने लूसेंट वाली नोट्स में पढ़ा है कि मिर्जा गालिब जो थे वो इनके समकालीन थे, बहादुर शाह जफर के, और वो दिल्ली में ही रहते थे। तो ये लाइन इसमें नहीं दी हुई है, तो इसमें आप ऐसे ध्यान रखें कि गालिब से याद रख लें कि असद उल्ला खां, उल्ला को अल्लाह से याद रख लेते हैं कि अल्लाह जी की शरण में जाकर इन्होंने गालिब से शिक्षा ली, और इब्राहिम को भी बहुत पवित्र मानते हैं, और अल्लाह तो ही अल्लाह ही है, तो इब्राहिम और अल्लाह की शरण में जाकर गालिब से शिक्षा ली। ठीक है, तो ये हो जाएगी इनके शिक्षक। हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे, और आध्यात्मिक निर्देशक जो निर्देशक होता कहता है ऐसे करो ऐसे करो, तो हसन अस्करी मतलब उससे हंस हंस के कहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, बहादुर शाह जफर को, क्योंकि ये जो है ऐसे ऐसे करने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये कविताएं लिखते थे, शायर थे, तो उनको सलाह देते रहते थे कि ये लाइन काट दो, ये जोड़ दो। कुल मिला के आपको याद करना, आप ऐसे याद कर सकते हैं बस। बाकी इनको बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर, और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। कुल मिलाकर के इनको 1 लाख रुपए जो है पेंशन, ध्यान रखना है कि पेंशन मिलती थी, और अन्य संपत्ति के किराए के लिए 15 लाख रुपए, बाकी पारिवारिक खर्च के लिए बहुत देख रहे हैं आप 1000 रुपये। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये ईयर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम 57 तक तो पता रहता है, उसके बाद का हमें पता नहीं रहता है, तो ध्यान रखेंगे कि 5 साल तक वो रहे रंगून में, और वहीं पे फिर उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिंकलिज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। अब आपको बताना है कि इस समय इस समय मुगल शासक कौन था, ये आपको बताना है। अक्टूबर 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया। 1724 हमें जरूर ध्यान रखना है कि 1724 में मुगल शासक निजामुल मुल्क जो है वो दक्कन के वास्तविक संस्थापक बन गए, और इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की। 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। ये ध्यान रखना है, 18वीं सदी का मतलब हो गया 1701 से लेकर के और 1799 तक। ठीक है, इस समय सर्वश्रेष्ठ राजा आमेर का सवाई जयसिंह। ठीक, उसने जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर सवाई जयसिंह तो जयपुर, उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री था। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सवाई को याद कर सकते हैं सवाल से, कि जयसिंह जो हैं वो सवाल बहुत करते थे, और जो सवाल करेगा वही विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो उनकी जय जयकार होने लगी, मतलब जयपुर शहर में उनकी जय जयकार होने लगी, तो जयपुर हो गया जय जयकार से। और विज्ञान, सवाल करने वाला विज्ञान वैज्ञानिक होता है, सवाल करता है, और वही उन्होंने खगोल शास्त्री का भी काम किया। ठीक है, तो वो खगोल शास्त्री भी बने। इसको याद रखेंगे कि उन्होंने 5 जगहों पर पर्यवेक्षण शालाएँ बनवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, DJBUM। डीजे जब बजता है तो कैसे बजता है, बम 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 भोले करके डीजे पे गाने बजते हैं। ठीक है, तो डीजे दिल्ली जयपुर, बी से बनारस, यू से उज्जैन, और एम से मथुरा। ठीक, और ये जब जय जयकार हुई तो कैसे हुई, डीजे पर बम बम गाने बज के जय जयकार हुई सवाई जयसिंह की। ठीक है, लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया। ठीक है, अब उसने यूक्लिड की कृति रेखागणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। देखिए, इसको ऐसे करेंगे, जब जय जयकार हुई तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, मतलब वो घोड़े पे बैठ करके उन्होंने घोड़ा छोड़ा, और जब उसी जय जयकार के दौरान ही उनका अश्वमेध यज्ञ हो गया। ठीक है, जिज मोहम्मद शाही का सेट तैयार किया। तो
जिज मोहम्मद शाही को आप कैसे कर सकते हैं कि लोग उनको जो है वो कुछ लोग इन्होंने पर्यवेक्षण शालाएं बनाई, क्वेश्चन पूछे तो यहाँ बम बम के गाने बज रहे थे और कुछ लोग उनको मोहम्मद साहब की तरह रेस्पेक्ट देने लगे। ठीक है। यूक्लिड की कृति रेखा गणित। अब खगोल शास्त्री हैं तो रेखा वगैरह का तो काम लगेगा ही, रेखा विज्ञान का की नॉलेज होनी चाहिए इनको, क्योंकि उसमें ये देखना होता है कौन से एंगल पर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो रेखा गणित आप याद कर सकते हैं। और यूक्लिड को कर सकते हैं कि यूं कुछ क्लिष्ट सा है, मतलब रेखा गणित सबके समझने की सबके बस की बात नहीं होती, तभी सिर्फ वही बनवा पाए, क्योंकि यूं कुछ क्लिष्ट सा है। क्लिष्ट मतलब कठिन। ठीक है। तो ये ऐसे ही बस उटपटांग सी ट्रिक है कि जिससे आप थोड़ी सी ट्रिक से आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, और जब आप बार बार रिवाइज कर लेंगे, 4-5 बार रिवाइज कर लेंगे, तो उसके बाद आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। बस शुरू में थोड़ा याद आ जाए, इस वजह से मैं ये ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इसी नोट्स से और लूसेंट वाली नोट्स पढ़ने के बाद। औरंगजेब की 1707 की ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? अभी था बहादुर शाह प्रथम ने। इनके पुत्र इनका क्या नाम था? मुअज्जम नाम था, और इन्होंने बहादुर शाह के नाम से सत्ता संभाली थी। ठीक है। और अंतिम कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड, इनको बहादुर शाह सेकंड बोलते थे। वो कब तक थे? 1837 से 1857, 62 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? मुगल सम्राट जहांदार के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हो गया? जहांदार शाह कौन थे? शासक थे। उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया? नहीं। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण ऐसा तो कोई जिक्र नहीं है। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, और मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण। तो उनका भतीजा था फर्रुखशियर, और फर्रुखशियर ने इनको पराजित कर दिया था, और 1713 में उनकी हत्या कर दी थी पराजित करके। और फिर फर्रुखशियर जो है 1713 से लेकर के और 1719 तक फर्रुखशियर शासक बने। तो क्या था? एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अकबर, जहांगीर नहीं, इन सब का तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि अकबर की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी 1605 में ही। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है तब अकबर शासक थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई है तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय जहांगीर थे, लेकिन तब इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उनको शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा मिल सके। तो ये दोनों तो ऑप्शन हट गए। बहादुर शाह ने ऐसा कुछ किया नहीं था। 1717 का एक फरमान मैंने पहले भी बताया है, वो फर्रुखशियर ने जारी किया था, जिसमें उनको बिना अतिरिक्त चुंगी दिए, बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की छूट मिल गई थी। ठीक है। तो फर्रुखशियर का ये वाला फरमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बनाने वाले मुगल काल में, राजा बनाने वाले का मतलब हो गया किंग मेकर। ये किंग मेकर आपको लूसेंट की नोट्स में मिलेगा। और ये कौन थे? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। इनका पूरा नाम ये था हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अब्दुल हुसैन। ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जब सम्राट निर्माता या किंग मेकर, और इनमें वही थे सैयद बंधु भी इनको बोलते थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे, सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। ठीक है। इन्होंने 1713 में फर्रुखशियर को सिंहासन पर बैठाया, 1719 में हटा दिया फर्रुखशियर को, और उसके बाद रफ़ी-उद-दरजाद और रफ़ी-उद-दौला को बनाया। और फिर मुगल मोहम्मद शाह रंगीला थे, इनको भी बनाया, लेकिन मोहम्मद शाह के दौरान ही इनकी पतन, क्या मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो कितने शासक बनाए? एक तो बनाया इन्होंने फर्रुखशियर को। ठीक है। 1 नंबर, रफ़ी-उद-दरजाद 2, रफ़ी-उद-दौला 3, मोहम्मद शाह 4 लोगों को इन्होंने शासक बनाया। ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इन्हीं के समय ये मयूर सिंहासन को नादिर शाह उठा ले गए। कब? 1739 के आक्रमण में। तो जब वो उठा ले गए तो फिर उसके बाद कोई नहीं बैठ पाया उस पर। तो 1739 में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, और करनाल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुगल सेना हार गई थी, और उसके बाद नादिर शाह तख्ते ताउस और कोहिनूर और बहुत सारे सामान लेके चले गए थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? वही मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, पढ़िए कम, रिवाइज ज़्यादा करिए, उनको बार बार अच्छे से पढ़िए, और ये मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने बहुत लोगों का एनालिसिस किया है, मैं उसी के
थ्रू पढ़ा रही हूँ आपको कि कोई भी फालतू चीज़ें ना पढ़े। कोई भी बुक होती है जिसमें आपको सब कुछ नहीं याद करना होता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूर ही याद रखनी होती हैं। निम्न में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? वही ऑप्शन 1739। ये देखिए अभी 2023 का क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। और दिखाती हूँ आपको, देखिए 2012 यूपीपीसीएस, आरओ 2017, जीआईसी 2010, और एक ही थीम पे एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था किसके समय? वही मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। मोहम्मद शाह वही अपना रंगीला कहा जाता था, कुछ खास नहीं है इसमें। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से, कौन सा रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह। फिर ये देखिए 2014 का क्वेश्चन है, कालानुक्रम में लगाना है। कालानुक्रम में लगाइए। सबसे पहले जहांदार शाह 1 नंबर पे। जहांदार शाह के बाद कौन आया था? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर के बाद फिर आए मोहम्मद शाह। तो पहले आ जाएगा बी, फिर ए, बी और ए इसी में है। फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर। ठीक है, और आलमगीर के बाद शाह आलम द्वितीय, जिनके टाइम पे बक्सर का युद्ध हुआ था, और इनके आलमगीर द्वितीय के टाइम पे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें एकदम फिंगर टिप्स पे आपके आ जाएं। हो सकता है कभी कभी आपको इरिटेटिंग लग जाए कि इतनी बार, लेकिन ये बार बार पढ़ाई का मतलब ही है कि आप जितनी बार पढ़ें कि आप बोर हो जाएं उसी चीज़ को याद करते करते, बट फिर भी आप रटेंगे उसको। विचार करना है, कालानुक्रम लगाना है। फर्रुख शेर, जहांदार शाह। देखिए ये तो पहले ही से ही था कि जहांदार शाह को मार कर ही फर्रुख शेर, उनका भतीजा था, वो शासक बना था। तो 2 के बाद ही 1 आना चाहिए। अब हम ऑप्शन से क्लिक करेंगे। पहले 2 के जस्ट बाद 1 किसमें है? ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। 2 के बाद जस्ट 1 इन दोनों में है। अब देखिए मोहम्मद शाह और बहादुर शाह। बहादुर शाह इन्होंने प्रथम और द्वितीय करके दिया नहीं है, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है। तो बहादुर शाह अगर प्रथम की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नहीं, बहादुर शाह नहीं, पहले हम इनको देखते हैं। बहादुर शाह में कंफ्यूजन है तो इनको छोड़ देते हैं, मोहम्मद शाह को देखते हैं। तो मोहम्मद शाह फर्रुख शेर के जस्ट बाद आए थे, तो क्या होना चाहिए? 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3, सॉरी 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, क्योंकि फर्रुख शेर के जस्ट बाद बहादुर मोहम्मद शाह है, ठीक है। तो 2, 1, 4 तो ये ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि 4 पहले ही इसमें, तो इसका मतलब ये बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। ये देख लीजिए, भी 2023 का क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? इसका आंसर शाह आलम द्वितीय है। आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि इन्होंने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल वही 1759 से 1806, लंबा कार्यकाल इनका रहा है। इनके पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वो बिहार में था, उसने मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते बिहार में ही रहा वो। उस समय वजीर गाजीउद्दीन था और 1765 से 71 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। 1772 में मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंचा। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग केस है कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो बिहार में थे, शाह आलम द्वितीय, और पिता कौन थे? आलमगीर द्वितीय, जिनके टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय के टाइम पे बक्सर और पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई तो शाह आलम द्वितीय बिहार में थे और मुगल गुटबाजी के चलते वो बिहार में ही रहे, यहाँ पर आने को नहीं मिला। फिर 1772 में वो आते हैं, मराठों ने हेल्प की, तब वो दिल्ली पहुंचे। और फिर 1800 इन्हीं के समय में 1803 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, बक्सर, पानीपत का तृतीय युद्ध और अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया? 1803 में। और 1801 में और क्या हुआ था? अवध को जो है सहायक संधि स्वीकार की गई थी, अवध ने किया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता का क्या नाम था? औरंगजेब तो है नहीं, शाहजहां तो है नहीं, अकबर शाह तो है नहीं, अकबर शाह सेकंड है, ठीक है। ये अकबर शाह द्वितीय 1806 से 37 तक थे और 37 से 57 तक बहादुर शाह जफर, और 62 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल भारत का आखिरी मुगल सम्राट, ये दोनों तो हटा दीजिए, ये हो जाएगा बी, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है?
वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ये तो ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि बिना साम्राज्य का, क्योंकि ये केवल पेंशन पा रहे थे, कोई साम्राज्य नहीं था इनके पास। इब्राहिम जौक और असद खां गालिब उनकी कविता के शिक्षक थे। ये भी अभी मैंने बताया था आपको कि इब्राहिम और अल्लाह को बहुत पवित्र माना जाता है इस्लाम में, मतलब सर्वे सर्वा ही होते हैं अल्लाह, और इब्राहिम को बहुत पवित्र माना जाता है। तो गालिब से वो शिक्षा लेते थे और यही उनके गुरु थे। ठीक है, हम हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ये भी मैंने बताया था कि वो अध्यात्म के क्षेत्र में बोलते थे कि हसन अस्करी कहते थे कि ऐसे नहीं, ये काम ऐसे कीजिए, वो काम ऐसे कीजिए। तो आध्यात्मिक निर्देशक ये भी ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख से कम नहीं, बल्कि 1 लाख रुपए, और 15 लाख उनकी अन्य संपत्ति के लिए और 1000 पारिवारिक खर्च के लिए मिलता था। ठीक है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा क्या है। चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। नहीं, ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं कहा गया, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा के साथ कोई भी विकल्प सही नहीं है। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था। तुगलक शासक की बात हो रही है। संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया कि ये मुगल शासक के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि कहाँ से कहाँ तक सीमा। कौन अवध का प्रथम नवाब था? सादत खां। इन्होंने ही अवध की स्थापना की थी, सादत खां। इनको उपाधि मिली थी बुरहानुल मुल्क सादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देख लीजिए, अवध के नवाब के बारे में दिया है 1722। आप 1724 मैंने बताया था हैदराबाद, 22 अवध। ठीक है, सादत खां को अवध का सूबेदार 1722 में नियुक्त किया गया और उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरजंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया। 1739 में उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी सफदरजंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। मतलब 22 में ही इन्होंने अवध का सूबेदार नियुक्त हुए थे, तभी से इन्होंने बस ये एक्चुअल शासक बन गए थे, लेकिन ये नाम मात्र की प्रतिष्ठा रखते थे। लेकिन इनके उत्तराधिकारी जब आए सफदरजंग, तो उन्होंने नाम मात्र की भी प्रतिष्ठा या निष्ठा रखना बंद कर दिया। बुरहानुल मुल्क सादत खां के संदर्भ में बताना है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था। ठीक है, कब बने? 1722। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। हाँ ठीक है, सैयद बंधुओं के जो विरुद्ध षड्यंत्र हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब इंटरेस्टेड थे। ये देख लीजिए कब का क्वेश्चन है, 2023। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, इस राज्य का संस्थापक सादत खां था। सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में इन्होंने मोहम्मद शाह का पक्ष लिया था। मोहम्मद शाह रंगीला की बात हो रही है, और मोहम्मद शाह रंगीला कब शासक बने थे ये आपको बताना है। अभी मैं नहीं बताऊंगी, कई बार बता चुकी हूँ, तो अभी आप बताएंगे। बस ये ध्यान रखना कि सादत खां कब स्वतंत्र हुए थे, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ही। और इस कार्य से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने उन्हें 5 हजारी तथा 7 हजारी का मनसब दिया था, और बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। निम्न में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? चिंकलिश खां। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई है लूसेंट वाले वीडियो में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिंकलिश खां ने की, और 1722 में क्या हुआ है? अवध। अक्टूबर 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क यहाँ का वास्तविक शासक बन गया। ठीक है, किलिच खान, किसकी बात हो रही है? किलिच खान, चिंकलिश खान को मुबारिज खान के भी नाम से जाना जाता था। पता नहीं, कभी सुना नहीं है। निजामुल मुल्क ने शक्र खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। ये शकूर खेड़ा के युद्ध की बात हो रही है, जिसमें मुबारिज खां को मारे जाने के बाद की बात हो रही है, लेकिन पूछा कौन सा सही नहीं है। जुल्फिकार खान ने निजामुल मुल्क को आसफ जां की उपाधि से नवाजा था। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है तो 22 का, लेकिन ये डाउटफुल है। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, किलिच खान को निजामुल मुल्क आसफ जां प्रथम कहा जाता था। ठीक है, शक्र खेड़ा या सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 में निजामुल मुल्क और मुबारिज खान के मध्य हुआ। ठीक है, इस युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खान को हराया और मार डाला। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जां की उपाधि से सम्मानित किया और 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये गलत हो जाएगा। इसमें गलत पूछा है
तो ये हट गया आपका। बाकी देखिए, किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से जाना जाता है, ये तो गलत है, ठीक है। निजामुल उल मुल्क ने शक्र-खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया था, ये ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है गलत, ठीक। तो इसलिए ये थोड़ा सा डाउटफुल इन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये वाला जो है ये मैंने थोड़ा, ये किलिच खान को जो मुबारिज खान है, क्योंकि चिंकलिज नहीं लिखा है, किलिच लिखा है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल ही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये होगा नहीं, क्योंकि 2 और 3 हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और 1 और 3 के बारे में डाउटफुल है, क्योंकि किलिच खान का कोई जिक्र नहीं है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। नहीं, आरकोट की निजामत अलग थी और हैदराबाद की अलग थी, दोनों स्वतंत्र थी अपने आप से। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद की निजामत से उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये ठीक है। विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा था, बाद में उसी में वाडियार वंश का जो शासन था उसी में मैसूर राज्य का उदय हुआ था, तो ये ठीक है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ था। नहीं, ये गलत है, अहमद शाह दुरानी नहीं थे, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये देखिए, आरकोट या कर्नाटक वाले क्षेत्र को बोलते थे आरकोट, ठीक है। इसका उदय उत्तरवर्ती मुगल काल से हुआ था, ये मुगल क्षेत्र से बना था, न कि हैदराबाद से, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। 1399 में पूर्व मैसूर विजयनगर साम्राज्य का भाग था, इसके पहले मैसूर जो है विजयनगर का भाग था। वाडियार वंश ने विजयनगर से पृथक कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है। तो सेकंड ठीक हो गया आपका। अहमद शाह दुरानी ने भारत में राज्य क्षेत्र अधिकृत नहीं किया था, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी ने, तो गलत हो गया, समझ में आ गया आपको। रुहेलखंड में पहले ही बड़ी संख्या में रुहेल अफगान बस गए थे। अब्दाली के आक्रमण के पश्चात मुगल बादशाह ने अली मोहम्मद खान के नेतृत्व में रुहेलखंड को मान्यता दी थी, तो ये नाम क्या हो जाएगा? अली मोहम्मद खान, ना कि अहमद शाह दुरानी, ठीक। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय, इसको तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। जय जयकार, जयपुर शहर, डीजे, बम बम, ये देखिए वही दिल्ली, जयपुर और BUM, बी से वाराणसी, यू से उज्जैन, एम से मथुरा, ठीक है। और ये बस ये ध्यान रखना कि जय सिंह द्वितीय थे, सवाई जय सिंह जिनको बोल रहे थे वो, और इन्होंने क्या किया था? रेखा गणित, यूक्लिड। नेक्स्ट है, महाराजा जयसिंह टू ने कहाँ कहाँ वेधशालाएं बनवाई? दिल्ली में, ठीक है, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, सारे सही हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज मोहम्मद शाही, ये भी हुआ था 1773 में। जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जयसिंह। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है राजा ने खुद लिखा है, जिज मोहम्मद शाही। तो इनको क्या हुई थी? जय जयकार होने लगी थी, कैसे? मोहम्मद शाह की तरह से, मोहम्मद शाह की तरह, ठीक है। और यूक्लिड की कृति रेखा गणित, ये यूं क्लिष्ट है रेखा गणित, था कि रेखा गणित बहुत क्लिष्ट है। कहाँ वेधशाला नहीं बनवाई थी? तो वही डीजे, BUM, कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद, ठीक है। ये देखिए 2014 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आज का ये एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, और कल के वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट है आप कमेंट करिए, कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी बताइएगा, मैं उस टॉपिक को भी क्लियर कर दूंगी आपका। थैंक यू सो मच।